हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के चौथे चैप्टर बायोलॉजी के चौथे चैप्टर आनुवंशिकता तथा जैव विकास के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑप्शन है डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स डार्विन, यानी पहला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसका नाम इससे मिलता जुलता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये है ओपेरिन की। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की परिकल्पना है, ओपेरिन की रचना है। और यहाँ जो पूछा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये है चार्ल्स डार्विन की, यानी चार्ल्स डार्विन की रचना है ये, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 26, 14, 23 या 18। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। जोड़े में पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा कितने जोड़े पूछा जा रहा है इसमें। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23। एक और चीज जान लीजिए आप लोग, जो हमारे शरीर की कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 2n कहते हैं इसको जोड़े में। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जो अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, उनमें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होते, बल्कि उनकी संख्या इससे आधी होती है, यानी सिर्फ n, अगुणित कहते हैं उसको। यानी युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अगुणित होती है। तो यहाँ पे अगर कायिक पूछा जाए, कायिक कोशिकाओं में, तो आप आंसर दीजिएगा 23 जोड़े। और अगर जनन कोशिकाएं या युग्मकों में पूछा जाए तो सिर्फ 23 या अगुणित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? यानी कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ऑप्शन है समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, चूंकि दोनों पूछा जा रहा है, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख कैसे हैं? ये उसके शरीर से निकलते हैं, ठीक है। और चमगादड़ के पंख किस तरह के हैं? चमगादड़ के जो पंख हैं वो उसकी मतलब अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हाथ है वैसे ही चमगादड़ में ये पंख रूपांतरित है। तो अगर कीटों के अंग पूछा जाए, ठीक है, तो यानी वैसे अंग कह सकते हैं, वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हुई हो लेकिन जिनके कार्य अलग अलग हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं समजात अंग। लेकिन जिनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई हो और उनके कार्य समान हो, उनको हम कहते हैं असमजात। तो यहाँ पे कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, लेकिन दोनों के कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। कीटों के पंख आप देखिएगा उसके शरीर से निकलते हैं, लेकिन चमगादड़ के जो पंख होते हैं वे उसके अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं असमजात अंग, ठीक है, असमजात अंग। आंसर होगा असमजात अंग। आप ऑप्शन पे नहीं जाइए, इसका आंसर होगा असमजात अंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, यानी ऐसी संरचनाएं जिनका कोई उपयोग नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग पूछा जाए तो जिससे हमारे कान की
जो कान का जो बाह्य भाग होता है वो वाला, बाह्य कर्ण भी कह सकते हैं, और निक्टेरियन झिल्ली है। इसके अलावा जो हमारे आहार नाल में अंधांत्र परिशेषिका उसको कहते हैं, अंधांत्र परिशेषिका या अपेंडिक्स, ये भी क्या है, ये सब अवशेषी अंग है जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है। वैसे हो सकता है कि इन अंगों का कार्य पहले यानी पूर्व काल में हो सकता है कि मनुष्य में इनका उपयोग होता रहा हो, लेकिन अब यानी वर्तमान में इन अंगों का कोई उपयोग नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द पूछा जा रहा है। जीन क्या है? तो जीन एक डीएनए के खंड, जो खंड है हमारा, उसी को जीन कहते हैं। ऑप्शन है वाटसन, वेंडेन, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी ने भी जीन शब्द की प्रस्तावना नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल, सॉरी यहाँ पे जो दिया हुआ है मेंडल होगा, ठीक है, मेंडल। मेंडल के नियमों की पुनः खोज, ठीक है, पुनः खोज से संबंधित है शर्मक, लैमार्क, डार्विन या लिनियस। तो आंसर हो जाएगा इसका शर्मक, यानी इन्होंने मेंडल के जो नियम थे उसकी पुनः खोज की, उसके बारे में फिर से उनके अध्ययनों का, यानी उन्होंने जो अपने नियम बनाए थे, जो उन्होंने बताया था अपने शोध के द्वारा, तो उसकी खोज फिर से किसने की? शर्मक ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी क्रोमोसोम जो है वो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो होता है डीएनए तथा प्रोटीन से एवं आरएनए के, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है ये 8। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, यानी एक कोशिका जो है हमारे शरीर की, या कह सकते हैं कि जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनमें जो इकाई होती है कोशिका, यानी जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है इनमें आनुवंशिक पदार्थ? ऑप्शन है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी के गुण उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है जॉनसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ ने। पूछा जा रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, किसने उसके बारे में, किसने सबसे पहले जीन शब्द के बारे में बताया या उसका नामकरण किया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन ने। इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफेलिज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? यानी कैसे जल में मादा एनाफेलिज मच्छर, जो कि मलेरिया के कारक प्लेज्मोडियम का वाहक होता है, वो कैसे जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल। गंदा जल में मादा एनाफेलिज मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिनके लार में क्या होता है? प्लेज्मोडियम होता है। ठीक है, प्लेज्मोडियम क्या है? प्रोटोजुआ है, जो मनुष्य के रक्त परिवहन तंत्र में या रुधिर परिवहन तंत्र में पहुंचकर क्या करता है? तो जो हमारे आरबीसी हैं उसको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण एक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होता है और हमें कपकपी के साथ बुखार उत्पन्न होता है। तो ये जो प्लेज्मोडियम का वाहक मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये गंदे जल में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू बुखार का नाम सुने होंगे आप लोग। ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से सभी। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ये विशेष रूप से साफ जल में ज्यादा उत्पन्न होते हैं। सही आंसर होगा साफ जल यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग वही इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने एक बताया था आपको कि अवशेषी अंग यानी वैसे अंग जिनका कोई अब उपयोग नहीं रह गया है। ऑप्शन है कर्ण पल्लव की पेशियां। तो कर्ण पल्लव क्या है? ये हमारा जो बाह्य कर्ण है, कान का बाह्य भाग, वही है कर्ण पल्लव, तो उसकी पेशियां। दूसरा जो है पुच्छ कशेरुकाएं, पुच्छ कशेरुकाएं। और तीसरा है निषेचक पटल या निक्टेटिंग झिल्ली जिसे कहते हैं। तो ये सभी यानी ये सभी जो हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये सभी क्या है? अवशेषी अंग का उदाहरण है, क्योंकि वर्तमान में जो प्राणी हैं उनमें इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण हैं। इनमें से कौन कौन अंग है जो समजात अंगों के उदाहरण है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू व घास के ऊपरी भुवस्तारी या उपरोक्त सभी। तो देखिए समजात अंग और असमजात अंग के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि समजात अंग किसको कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति एक ही समान हुई है लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये क्या है? समजात अंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। हमारा हाथ है कार्य करने के लिए और कुत्ते के अग्रपाद उसके चलने में सहायक होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से? तो विकासीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी सबसे अधिक समानता चिंपैंजी के साथ होती है। चिंपैंजी इसकी समानता विशेष रूप से मनुष्य के साथ सबसे अधिक होती है। चीन के विद्यार्थी तो मनुष्य के जैसे ही होंगे, बिल्कुल मनुष्य ही है वो, तो उससे तो समानता हम नहीं कह सकते हैं, वो तो मनुष्य ही है। और मकड़ी या जीवाणु की अपेक्षा चिंपैंजी जो है, तो चिंपैंजी से हमारी समानताएं अधिक होती है, न कि जीवाणु या मकड़ी से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। यानी लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम, अधिक, एक समान या इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की जो क्षमता है वह अधिक होगी। ठीक है, अधिक होने की संभावना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन है मटर, चना, सेम या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि देखिए मेंडल को गुणों के बारे में भी बताना था, यानी जो वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते थे। तो उन्होंने देखा कि मटर का पौधा काफ़ी जल्दी उसकी मतलब आयु जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, कम समय में मटर का जो फसल है वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा मटर के दो पौधों में काफ़ी मतलब विभिन्नताएं देखने को उन्हें मिली। जैसे एक पौधा लंबा होता है, एक पौधा बौना होता है, एक का जो बीज है मटर का दाना वो खुरदुरा होता है और एक का चिकना होता है, गोल होता है बिल्कुल, एक का हरे रंग का होता है, दूसरे का पीले रंग का होता है। इसके अलावा और फूल में भी उन्होंने ये विभिन्नता देखी कि एक का फूल पूरी तरह सफ़ेद होता है और एक का फूल बैगनी कलर का होता है। तो इन्हीं सब विभिन्नताओं के कारण उन्होंने क्या किया? मटर के पौधे का चयन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर होगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसको दिया? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरस अम्ल को, HNO3 या HCl को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक अम्ल। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम नाभिक अम्ल को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? यानी किसने और कब कह सकते हैं ये प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ऑप्शन है 1928 में ग्रिफिथ ने, 1909 में जोहानसन ने, 1902 में टी बावेरी और WS सट्टन ने, या 1944 में मैकार्टी ने? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 में टी बावेरी और WS सट्टन ने ये प्रमाण दिया था कि जीन जो है वो गुणसूत्र का ही, क्रोमोसोम का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उन कुंडलित धागों को? ऑप्शन है अर्धसूत्रन, क्रोमेस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्रन। यानी गुणसूत्र जो दो कुंडली धागे होते हैं उनको अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए यहाँ उत्पत्ति और मूल रचना में समानता कहा जा रहा है, यानी जो रचना और उद्भव में समान होती है लेकिन जिनके कार्य भिन्न होते हैं, तो ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग, क्योंकि समजात अंग जो होते हैं वो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर अपचयन अभिक्रिया है? तो जो शरीर में भोजन का पचना होता है वो उपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन अभिक्रिया मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? यानी 3 लक्षणों का, 5 लक्षणों का, 7 लक्षणों का, या फिर 14 लक्षणों का? तो आंसर होगा 5। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 5 विकल्पी, यानी जो एक दूसरे से भिन्न थे, अलग थे, उन लक्षणों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का, जो मटर के पौधे थे लंबे और नाटे, तो उनका अनुपात था 1:1, 3:1, 1:2, फिर अनुपात 1, या 1:3। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1, यानी लंबे पौधे 3 और नाटे पौधे जो थे वो 1, यानी इस अनुपात में एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप जो पौधे उत्पन्न हुए वो इसी अनुपात में थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था 3:1, 9:3, 3:1, या 1:1, या फिर 1:2:1। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9:3:3:1, यानी इस अनुपात में जो पौधे उत्पन्न हुए थे उनका फिनोटाइप अनुपात था यही, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र यानी जनन जो कोशिकाएं होती हैं, युग्मक जो होते हैं, उनमें गुणसूत्र XX होते हैं, ठीक है। पुरुषों में XY होता है और स्त्रियों में XX होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र यानी शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं
तो वो किस प्रकार के होते हैं, XX, XY दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी XY, जो ये निर्धारित करते हैं कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का है या लड़की। ये निर्धारण होता है पुरुषों के गुणसूत्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, जेम्स वाटसन या फिर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का नियम बताया था। प्राकृतिक चयन यानी इसके ये नियम के अनुसार जो प्रकृति है वो अपने अनुसार जीवों को चुनती है। जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वो इस धरती पर जीवित रहता है, और जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता उस जीव की इस धरती पर से वो उसका लोप हो जाता है या वे विलुप्त हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वो डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्यों दिया जाता है जीवों को? ताकि अलग अलग स्थानों पे, चूंकि अलग अलग स्थान पे लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों के कुछ समूह है जिन्होंने हर जीव यानी जितने भी जीवित चीजें हैं, चाहे वह मनुष्य हो या एक आम का पौधा हो, सबका उन्होंने वैज्ञानिक नामकरण किया है। तो यहाँ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। वैसे हर मनुष्य को अपना तो वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, यानी अपना वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। हर मनुष्य का अपना वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, जो कि कॉमन है, चाहे वो नर हो या मादा हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो जो जीवाश्म पाए गए हैं, जीवाश्म जो इस धरती पर प्राप्त हुए हैं, वो मनुष्य से मिलते जुलते जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीका में ही मनुष्य का उद्भव हुआ था और वहां से वे पूरी दुनिया में फैल गए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, तो देखिए समरूप, समजात, समृत या जीवाश्म। तो इसका आंसर होगा समरूप, यानी इनकी उत्पत्ति क्या है? समान है और ये कार्य भी एक जैसे करते हैं। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख समरूप अंग के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो यहाँ दिया है लैमार्क, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स मूर या अल्फ्रेड मार्क। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास या कह सकते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियम यानी ऐसे नियम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसके उन नियमों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सही है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एटोनिन, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एनीमिया या फिर डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एक्टिविटी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ये आरएनए है, सॉरी डीएनए है। डीएनए का ये विस्तारित रूप है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी को हम कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली, कर्णरक्षक,
कर्णपोशी या फिर कर्णाधार। तो कान का जो निचला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है कर्णपाली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णपाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क ने, डार्विन ने, अरस्तु ने या विस्मान ने? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लामार्क। इन्होंने जैव विकास के बारे में सबसे पहले बताया था या उसके बारे में समझाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 8 या 4, यानी 3, 2, 4 या 8 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विभिन्नताएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, पर्यावरणीय और आनुवंशिक। ठीक है, विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। क्या कहलाता है जीनी संरचना किसी जीव की? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों, या फिर जेनेटिक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन प्रारूप भी कहते हैं उसको और जीनोटाइप भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जेनेटिक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, यानी जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जीन लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? यानी वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक, व्यापारी, पादरी या कृषक? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी थे। वो एक चर्च में रहते थे और वो एक पादरी थे जिन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में बताया था। उन्होंने मटर के पौधे पे कई प्रयोग किए थे, कई वर्षों तक उन्होंने इस पे प्रयोग किया था। इन्होंने अपने बगीचे में मटर के पौधों को उगाया और उसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और अपना सिद्धांत दिया, आनुवंशिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? जनक पीढ़ी को पी से, टी से, एफ से या एस से? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी से, कैपिटल पी से उन्होंने जनक पीढ़ी को सूचित किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण विकास या भ्रूण कोष? क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण कोष। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है या इनमें सभी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन जिनमें होता है। यानी जाति उद्भवन किनमें होता है? उन जीवों में जिनमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है वो बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, इसलिए उसको क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जाति उद्भवन के बारे में। तो जाति उद्भवन उन्हीं में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीन के पूर्वजों की खोज कहलाता है। क्या कहलाता? ऑप्शन है आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जातिवृत्त, आणविक विलोपन या फिर आणविक संकलन? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक जातिवृत्त। यानी डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के जब पूर्वजों की खोज की जाती है तो उसको आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मेंडल को। यहाँ पे मंडल लिखा गया है लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मेंडल। ठीक है, मेंडल को या फिर डार्विन को, अरस्तु को या हेल्डेन को। तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। मतलब क्या कहा जाए, पूरी तरह एक सही और संक्षिप्त रूप में जो कह सकते हैं, उन्होंने इसका मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, पूरा अध्ययन किया था उन्होंने। एक मटर के पौधे को लेकर कई वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? यानी किसने कहा था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन ने, डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा या फिर अरस्तु के द्वारा? तो मेंडल ने यह बताया था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो जो डीएनए होता है उसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, पक्षी एवं तितली के पंख हैं, समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं? तो पक्षी और तितली के पंख, चूंकि इनका उद्भवन अलग अलग हुआ है लेकिन फिर भी ये समान कार्य को दर्शाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग। ठीक है, असमजात अंग, क्योंकि इनकी उत्पत्ति क्या है? असमान है, फिर भी इनका कार्य समान होता है, तो इनको हम कहते हैं असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर 48, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन है लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप, आनुवंशिकी या विभिन्नता? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है या जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या आनुवंशिकी? यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी या फिर बंदर? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी। ये अफ्रीकी मानव यानी जिनका उद्भवन हुआ, मानव का उद्भवन हुआ अफ्रीका में और वहां से ये पूरी दुनिया में फैल गए, तो इसका सबसे निकट संबंधी यानी बिल्कुल मिलता जुलता जो जीव है वह चिंपैंजी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यानी आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।